परेशानी यह है कि प्रधानमंत्री है वो, और देश का कोई रिलीजन नहीं है। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? हमको इस बात का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, क्योंकि भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, इस मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है, और प्रधानमंत्री इस मुल्क के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर आप बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहां पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। सियासी जंग में संविधान की दुहाई लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और उसे 1992 में ढा दिया गया। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं। 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उस वक्त के कलेक्टर DM ने पूजा की शुरुआत कर दी, लॉक डालकर ताले खोले गए, बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए, और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है, और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवैसी जी, आज तो जिस संविधान की दुहाई आप देते हैं, उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च आस्था है उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ गए। ओवैसी जी। मैडम, अगर मैं खिलाफ गया तो फिर आप किसी से कह दीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ना कभी किया है ना कभी करूंगा। जब बात कंटेम्प्ट की आप कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद होकर कितने साल गुजर गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई करेगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं है। अब रहा सवाल आज प्रधानमंत्री का उस फंक्शन में जाना, मैंने 2 प्रोग्राम आपके साथ किए और मैंने हमेशा उस बात को दोहराया कि बेहतर होता कि संविधान की दुहाई तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मगर संविधान उनसे इस बात का डिमांड करता है कि वो किसी एक मजहब के ना हो जाएं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर साफ तौर से पूरे देश को बता दिया कि वो सिर्फ एक मजहब के हैं, एक ही मजहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। वहां पर भूमि पूजन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद भी डाल दी वहां पर। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि कोई प्रधानमंत्री के उस बयान पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। तमाम लोगों ने मिलकर तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद करवाया था, और प्रधानमंत्री ने यह जुर्रत कर दी कि 15 अगस्त को 5 अगस्त से मिला दिया। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है,
ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। इस देश का सिंबल इसका भाईचारा की है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, ये इस देश का सिंबल है। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और आज आप देखते हैं कि मोहन भगवत किस कैपेसिटी में वहां पर बैठे रहे मैडम, और मोहन भगवत ने क्या कहा, न्यू इंडिया। कौन सा न्यू इंडिया? वो न्यू इंडिया जहां पर अकलियतों के और मुसलमानों की जिंदगी और मौत के फैसले मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाने की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पॉलिटिशियन को रखें? यह भी तो वायलेशन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट का, कि पॉलिटिशियंस को वहां पर बुलाया गया है। सुधांशु जी, आप सबसे पढ़े लिखे जानकार इंटेलेक्चुअल हैं बीजेपी में, सिर्फ आप ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब नाथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी तो गांधी ने कहा था है राम, और गोडसे के साथ सावरकर भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिसको जस्टिस कपूर कमीशन ने बताया कि सावरकर भी गांधी के कत्ल में को कॉन्स्पिरेटर थे। सुधांशु जी, जब गांधी ने हे राम कहा और मारने वाले के साथ सावरकर, आपकी सावरकर से कितनी मोहब्बत है मैं जानता हूं। दूसरा बात सुधांशु जी, आपने उठाया कि संविधान जो पहली किताब बनाई गई थी उसमें राम सीता की तस्वीर है, बिल्कुल सही है। सुधांशु जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी किताब में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, अकबर की तस्वीर है, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, गुरु नानक की है। सुधांशु जी, वो किताब आप जैसे लोगों को समझाने के लिए बनाई गई थी कि देखो आरएसएस संघ परिवार वालों, ये देश में राम को मानने वाले भी हैं, ये देश में बौद्ध मजहब को मानने वाले भी हैं, और उसी किताब में सुधांशु जी वैदिक पीरियड भी है, मुगल पीरियड भी है। सुधांशु जी, इतने पढ़े लिखे आप हैं और आप इस तरह के जवाब दे रहे हैं, मुझे हरगिज आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप इसको दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। आप इसको मैं बताना चाह रहा हूं, आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि भारत सरकार का कोई रिलीजन है, बता दीजिए, क्योंकि आप भारत सरकार की तरफ से ही बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है? आप बता दीजिए। क्या संविधान ये कहता है कि देश का मजहब ये है? नहीं कहता सुधांशु जी। और आप गांधी की बात करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गांधी और के मुंशी की गुफ्तगू को पढ़ लीजिए गुफ्तगू को। वो कह रहे हैं ओवैसी साहब कि आंशिक मुस्लिम राष्ट्र रहा, मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक हुआ, शाहबानो का केस उन्होंने कोट किया, और तब किसी भी सेक्युलरिज्म के चैंपियन ने यह बात नहीं की कि कैसे सब कुछ पलट दिया गया इस देश की संसद द्वारा, जो कोर्ट ने कहा था। तब किसी को नहीं समझ में आया। वो कह रहे हैं मुस्लिम शरीयत का नियम लागू करने के लिए पलटा है जी। वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा तो सब कुछ ठीक था, सेक्युलर था देश। आज जब कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर बन रहा है तो आपको लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये तो अनर्थ हो रहा है। मैडम, आपका शुक्रिया कि आपने उनका सवाल दोहरा दिया, क्योंकि सुधांशु साहब की बात बिल्कुल मुझे आ नहीं रही थी। सुधांशु जी, जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का मामला है, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है ना, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है, वो इंडियन लॉ है। आप उस पर क्या करना चाहेंगे, बता दीजिए आप। हमने उसको लॉ माना। आप बात करते हैं शाहबानों की। सुधांशु जी, शाहबानों का जो उसके बाद जो कानून बनाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में उस कानून को माना। सुधांशु जी, आप आज बड़े तैयारी करके नहीं आए हैं, आप 1200 साल की गुलामी करते। सुधांशु जी, आप मैथ्स में इतना वीक क्यों है? अगर आप चलिए, आपकी बात को मान लेता हूं, भाई मुसलमानों ने जो मुगल थे, जो खिलजीज थे, भाई वो 450 साल थे सुधांशु जी। अब आप बताइए कि फिर जो बचे 600 साल है, 550 साल है, वो कहां गए? सुधांशु जी, क्या आप ये भी कह रहे हैं कि आप उसको गुलामी का पीरियड मानते? जब बौद्ध मजहब के लोग थे, जैन मजहब के लोग थे, उसको भी गुलामी मानते हैं आप? ये पहली मर्तबा मालूम हो रहा है। और सुधांशु जी, आप एक बात, आप पढ़ के क्यों नहीं आए आज? आप समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओवैसी जी, वर्तमान पर आते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है मस्जिद थी, है और रहेगी, तो क्या ये जहर घोलने के बराबर नहीं है? जिस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश ने स्वीकारा, और उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, मस्जिद कैसे है? मैडम, अगर मैंने ये कहा है, सुनिए मैडम, मैं अगर ये कह रहा हूं कि यहां पर मस्जिद है और थी और है और रहेगी, तो ये मेरा राइट है। इसमें कंटेम्प्ट कहां से आ रहा है, बताइए आप। और मैं बोलता रहूंगा, जब कभी भी 5 अगस्त आएगा, जब कभी भी 6 दिसंबर आएगा, असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा ये बात को। ये उकसाने के बराबर नहीं है ओवैसी जी। ओवैसी जी, आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूं सर, काउंटर क्वेश्चन है, क्या ये लोगों को उकसाने के बराबर नहीं है? ये एक ऐसा मैटर जिससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें जहर घोलने के बराबर नहीं है। किसको उकसा रहे हैं आप?
मैडम किसी को उकसा नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। अगर 6 दिसंबर को 92 को सुधांशु जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करती तो क्या आज का फैसला आता? ये सुधांशु जी भी जानते हैं। और उमा भारती को बिठा लिया वहां पर जो एक्यूज है उस केस में। मैडम एक बात प्लीज आप समझिए कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, मैं इसको बोलता रहूंगा, उकसा नहीं रहा हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर लो। मैडम आप जानते हैं, आपके टीवी प्रोग्राम पर आपने कई न्यूज दिखाए हैं कि किसका नाम लेकर, गाय का नाम लेकर लुकमान को मारा गया परसों। कौन किसका नाम ले रहा है? और सुधांशु जी को मैं फिर से समझा रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ उनको समझा रहा हूं कि सुधांशु जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हुआ, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है अभी कानून में भारत के। वो शरीयत, आप शरीयत को समझते नहीं है सुधांशु जी, आप शरीयत कहे जा रहे हैं। सुधांशु जी, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट है वही सिविल मैटर्स में ये भी है। क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर देंगे? आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट है नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते सुधांशु जी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पार्टी और प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जाकर इस बात का सबूत दिया कि उनका मजहब, उनका रिलीजन सब पर सुपर इंपोज करेंगे। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को 15 अगस्त से जोड़ दिया, आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। सुधांशु जी, मोहन भागवत वहां पर किस कैपेसिटी में बैठे? यही वो आरएसएस है जिसने विश्व हिंदू परिषद को 1960s में बनाकर राम जन्मभूमि की बात की। उससे पहले तो ना मालविया ने बात की, उससे पहले तो ना के मुंशी ने बात की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आखिरी फैसला हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर अगर मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं तो कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। क्या सुधांशु जी की सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन इतने बरसों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या उस पर सुनवाई होगी? सुनवाई करवाइए ना, क्यों नहीं करवाते कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई आप? और प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं सर कि मैं संघ का सिपाही हूं। उन्होंने देश की संसद में कहा है, वो स्वीकारते हैं कि हम सब मिलकर संघ के लिए काम करते हैं, तो इसमें कोई पर्दादारी तो है नहीं। एक के बाद एक हर सवाल का जवाब देता हूं मैडम, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आप थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी से आवाज खराब आ रही थी, अब अच्छी आ रही है। जितना मैं सुन पाया सुधांशु साहब का मैं जवाब दूंगा। सुधांशु जी, आरएसएस का जो ओथ है, मैं आपको कोट कर रहा हूं डीआर गोयल राष्ट्रीय स्वयंसेवक किताब से। क्या आप जब आरएसएस का ओथ लेते हैं तो आप उसमें नहीं कहते कि मैं हिंदू रिलीजन के लिए काम करूंगा, हिंदू सोसाइटी के लिए काम करूंगा, हिंदू कल्चर के लिए काम करूंगा? क्या ये भारत का संविधान क्या ये कहता है? ये क्या भारत के संविधान में हिंदू रिलीजन की बात है, इस्लाम रिलीजन की बात है? अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक ही हूं, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो प्रधानमंत्री अपने ओथ का वायलेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने ओथ का वायलेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इस देश का एक ही मजहब है जो मेरा मजहब है। अब रहा सवाल सुधांशु जी, आप वो तमाम मिसालें दिए, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी, क्या आप काशी मथुरा को भूल चुके हैं? क्या आपके लोग काशी मथुरा के मसले को नहीं उठाएंगे? क्या आप ही के साधु संत ऑर्गेनाइजेशन ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं डाला कि 1991 एक्ट जो है उसको खत्म करिए, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है? आप बात कर रहे हैं कि मल्लापुरम से लेकर, सुधांशु जी यही तो हम कह रहे हैं ना कि आज बाबरी मस्जिद की जगह पर प्रधानमंत्री ने जाकर जो भूमि पूजन की, वो तो ये देश को बता रहे हैं कि भैया काशी भी बाकी है, मथुरा भी बाकी है, और वो 50,000 मसाजिद जो किसी जमाने में आपका मानना है कि मंदिर थे, वो सब पर अब बात होगी। यही तो हम कह रहे हैं कि आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे। मेरे सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्या 5 अगस्त को 15 अगस्त से मिलाया जा सकता है? क्या इस देश का किसी एक मस्जिद और मंदिर किसी इस देश का सिंबल हो सकता है? आप बताइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ना मस्जिद, ना मंदिर, ना गिरजाघर इंडिया का सिंबल हो सकता है। इंडिया का सिंबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का सिंबल उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिया का सिंबल उसका भाईचारा है, ब्रदरहुड है, जिसको आप लोग खत्म कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री, अगर इतने लंबे वक्त तक एक फैसला रुका हुआ था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की भूमिका देखी थी ट्रस्ट बनाने में, फिर प्रधानमंत्री का जाना सेक्युलर इंडिया के खिलाफ कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने इंट्रोडक्शन में कांग्रेस के जो लोकसभा में लीडर का जिक्र किया, एनसीपी के शरद पवार साहब का जिक्र किया और महाराष्ट्र सीएम का जिक्र किया जो शिवसेना से ताल्लुक है। मेरा मानना यह है कि तीनों पार्टियां, शरद पवार साहब तो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, ये तीनों पार्टियां बाबरी मस्जिद की शहादत में बराबर की मुलविस हैं।
बल्कि जब पूरे देश से अगर मिट्टी जा रही है तो मैं तो ट्रस्ट के लोगों से कहूंगा कि भैया जरा कांग्रेस के हर पॉलिटिकल ऑफिस से भी मट्टी मंगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में। और अब आपका जो अहम सवाल है, देखिए मैडम, आप जानते हैं कि 1966 से पहले राम जन्मभूमि का कोई मसला नहीं था। 66 में वीएसपी बनी और 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद बाजाब्ता राम जन्मभूमि का मसला शुरू हुआ, बल्कि 84 में इंदिरा गांधी के कत्ल से पहले एक रथ यात्रा दिल्ली को आ रही थी। इसमें बीजेपी और शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा इसको एक इशू बनाने के लिए। और इसमें आप जानते हैं कि पूरे देश में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई फसादात में। मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अब जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं? नंबर 1 पैगाम ये दे रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी ने इस राम जन्मभूमि का आगाज किया। हमारी पार्टी ने शिलान्यास के नाम पर परमिशन लिया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हमारी पार्टी ने अडवाणी की लीडरशिप में रथ यात्रा निकाली और जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर कम्युनल राइट हुआ। नंबर 1 पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री वहां अगर जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो पैगाम दे रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी जो शुरू की थी और उसमें हमने कामयाब हुए। अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं वैसे प्रधानमंत्री, तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री बन के नहीं जाएंगे, बल्कि वे कॉन्करर बन के जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वहां पर जाकर क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि मेरा जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा है और प्रधानमंत्री अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को पूरे देश पर मुसल्लत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री 6 साल में मेकशिफ्ट टेंपल पर नहीं गए। आपके सवाल में एक और पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके ताल्लुक से हमारी राय आप जानते हैं, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुला लो? क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना। इसीलिए अभी भी वक्त है कि प्रधानमंत्री, देश का सेकुलरिज्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि 500 की 1000 की नोट मैंने मिटा दिया और इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये देश का सेकुलरिज्म देश की रूह से जुड़ा हुआ है। और एक बात समझिए आप कि 400 साल तक वहां पर मस्जिद थी और मेरा मानना यह है कि वहां पर मस्जिद आज भी है और कल भी रहेगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मस्जिद है जाने के लिए तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में ना जाए, कह दे कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं। लेकिन जो आप खुद नहीं करते उसकी उम्मीद आप दूसरे लोगों से क्यों करते हैं? मेरे सवाल को गौर से सुनिएगा। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो सेक्युलरिज्म की रूह के खिलाफ होगा, तो आप कौन सा सेक्युलरिज्म की रूह को कायम करते हैं? जब आप खुलकर मस्जिद के पक्ष में बोलते हैं तो क्या आप भी वही नहीं करते? क्या आप जब खुलकर मस्जिद के बारे में बोलते हैं और कहते हैं वही मस्जिद थी, है, रहेगी, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताऊंगा कि 400 साल तक यहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो क्या आप उस रूह के खिलाफ नहीं बोलते हैं ओवैसी साहब? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो तो हकीकत है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद इज नेशनल शेम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें मूर्तियां रखना उस मस्जिद के सैक्रिलेज को खराब करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ये तो नहीं कहा ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को देश के प्रधानमंत्री के बराबर कर दे रहे हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। प्राइम मिनिस्टर का कोई मजहब नहीं होता, ना उनकी सरकार का होता है। कह दे नरेंद्र मोदी, कह दे कि भाई मेरी सरकार का रिलीजन ये है और मैं इस रिलीजन को मानता हूं, तो आप खत्म कर दीजिए संविधान को। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो 6 दिसंबर को वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 22 और 23 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में वहां पर किसी मस्जिद, किसी के इबादतगाह में जाकर नमाज तो नहीं पढ़ी। ये तो फैक्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। मगर मैडम, अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर के बराबर कर रहे हैं तो ये आपकी जर्रा नवाजी है, ये आपकी मैग्नानिमिटी है। मैं आपको सलाम करता हूं, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं तो सिर्फ आपके सवाल की ताकत को आंक रही हूं और इसीलिए यह सवाल दोबारा आपसे पूछ रही हूं। नैतिकता का तकाजा कहता है असदुद्दीन ओवैसी जी कि सवाल वो पूछे जो खुद उसको मानता हो। जब आप अपनी आस्था को सरेराह इस तरह से प्रशस्त तरीके से रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी, तो फिर ऐसे में आप नैतिकता के उस तकाजे पर कहां खड़े दिखाई देते हैं जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं कि ये तो मंदिर मंदिर करते रहते हैं? सवाल ये है। नहीं, आपका सवाल, मैं दोबारा आपने उनसे सवाल किया, मैं फिर से और क्लैरिफाई करता हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहा है वो फैक्ट पर मुबन्नी है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में और जितने फैक्ट्स हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है। अगर कहीं गलती से असदुद्दीन ओवैसी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ना मेरी उम्मीद है ना मेरा ख्वाब है,
मगर प्राइम मिनिस्टर का आप तकाबुल कर रहे हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यह बहुत गलत है। इसलिए कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। देश का प्राइम मिनिस्टर देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित और जो मजहब को नहीं मानते उनका प्राइम मिनिस्टर है। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इन तमाम दिसंबर 22-23 के 49 के वाकयात हुए, 86 में ताले खोले गए, मुसलमानों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई और जिन पर मस्जिद डेमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है, आप उनको बुला रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी उस बाबरी मस्जिद के, उस राम मंदिर के स्ट्रगल में हिस्सा थे। आप बताइए, आज प्राइम मिनिस्टर होकर वो देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या वो न्यूट्रलिटी का पैगाम दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां पर, वो एक कॉन्करर के रूप में जाएंगे। मैं आज भी प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम के जरिए से, नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर आपका प्रोग्राम देखते नहीं देखते, मगर मैं आज भी कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म के मफाद में नहीं है, ये सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस दिन अगर कोई मिनिस्टर भी खुदा ना खास्ता मैं बन जाऊंगा, जो कभी नहीं बनूंगा, आप सवाल कर लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि देश की किसी सरकार को किसी मजहब के रिलीजियस रिचुअल्स में एक पैसा भी खर्चना नहीं चाहिए। हमारा कोई हिस्सा उससे नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि सरकार होगी वो रिलीजन से ऊपर होगी। रिलीजन सेलिब्रेट करिए, रिलीजन को मानिए, जो नहीं मानता उसको मानिए, मगर प्रधानमंत्री वहां पर जाकर जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि और जख्मों में इजाफा कर रहे हैं। वो देश को जोड़ नहीं रहे बल्कि और वहां पर देश में और डिविजन्स पैदा कर रहे हैं। नहीं, जख्मों को तो आप कुरेद रहे हैं। जिस मामले पर देश में एक राय बन गई, क्या नए सिरे से उसे कुरेद नहीं रहे हैं? जब आप बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र करते हैं, जब आप सांप्रदायिकता, माफ कीजिएगा, आप धर्मनिरपेक्षता को खतरा बताते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं इस तरह की बातें करके। पीएम तो हर जगह जाते रहे, वो काशी भी जाते रहे, वो केदारनाथ भी जाते रहे, हर जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे तो देश की धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं हुआ। ना आपके मस्जिद जाने से, वहां की तस्वीरें दिखाने से खतरा होता है। नहीं, यकीनन प्रधानमंत्री सब जगह गए, मगर मुझे बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इशू है, आप जितने अभी मजहबी जगहों की बातें की, क्या उनमें इस तरह का वायलेंस हुआ? क्या उसमें इस तरह का खून बहा मासूम हिंदुस्तानियों का? क्या उसमें इस तरह का फसाद हुआ? क्या उसमें इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का धज्जियां उड़ाई गई? क्या उन जगहों पर इस तरह से बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने रात के अंधेरे में इस तरह से मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी? हरगिज नहीं हुआ। इसकी हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड है और खुद प्रधानमंत्री उससे वाबस्ता रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मुख्तलिफ इबादतगाह को जा सकते हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? उनका मजहब है, उनकी इबादतगाह है, जाना चाहिए। मगर ऐसी जगह पर जाकर जहां पर उसका एक हिस्ट्री है, जहां पर उसका बैकग्राउंड है, प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं देश को? मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हिस्ट्री तो हर जगह की होती है। जहां पर आप खड़े हैं वहां की भी हिस्ट्री है, जहां पर मैं मौजूद हूं उस दिल्ली की भी हिस्ट्री है। सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्षता क्या सिर्फ अभी तक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी उसके जरिए साधी जाएगी, या हम देखते हैं तमाम लोग अपनी अपनी आस्था खुलकर व्यक्त कर रहे हैं और इससे धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा होता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। आप क्यों चाहते हैं कि 2020 पर 92 हावी हो? 92 तो हमेशा हावी रहेगा ना। आपकी नजर इतना हावी रहेगा कि आप देखेंगे कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ज्ञानवापी और मथुरा का भी मसला छिड़ेगा। आप देखेंगे और बहुत से मसाजिद का मसला छिड़ेगा। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि 92 किसने किया? किसने किया 92? बताइए मुझे आप। किसने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके, वादे से मुकर के सारी दुनिया के सामने मस्जिद को शहीद किया? किसने किया बताइए आप? किसने 22 दिसंबर 1949 को आजादी मिलने के 2 साल के अरसे में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी? किसने आधे घंटे की हियरिंग में 20 पेज का ऑर्डर दिया जहां पर मुसलमानों की सुनवाई नहीं हुई? आप बताइए ना, किसने किया? ये मैंने किया। ये कौन जिम्मेदार है इसका? देश किससे चलेगा? सर्वोच्च अदालत के फैसलों से? को प्रधानमंत्री और दे रहे हैं। देश किससे चलेगा? सर्वोच्च अदालत के फैसलों से या ओवैसी जी की अदालत से? देश तो सर्वोच्च अदालत से चलेगा। ये सर्वोच्च अदालत को सामने रखना था कि किस कौन कसूरवार है। ये सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये जगह मंदिर के लिए दे दी जाए 2.77 एकड़, 5 एकड़ जमीन केंद्र और राज्य सरकार जो है वो कहीं और दे मुसलमानों को। ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 1992 में जो हुआ वो एक आपराधिक घटना थी। ये सब सर्वोच्च अदालत कर रहा है। अब देश तो सर्वोच्च अदालत के फैसलों से ही चलेगा ना वैसी जी। देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो हमारी आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है और मेरा मानना यह है कि वो फैसला सही फैसला नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने सही कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इनफेलेबल नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर को 40 साल पहले सही कहा था, फिर यही सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत कहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यह गलत हो रहा है।
क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद भी प्रधानमंत्री का ये नहीं जानते कि बाबरी मस्जिद में पालनपुर का रेजोल्यूशन बीजेपी ने पास किया? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? अरे ये सब हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, फैक्ट भी तो है ना मैडम। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम बातें की। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुलाइए? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आप खामखा बीच में लाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हमने अपनी राय दी। ये प्रधानमंत्री का जाना मुस्तकबिल में और भी ऐसे कई मजहबी इबादत गाहें हैं जहां पर संघ परिवार की नजरें आज भी हैं। इसीलिए बार बार उनका नारा यही था कि बाबरी एक झांकी है और भी कई बाकी है। ये होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक अर्जी दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी नोटिस नहीं लिया। वो कहते हैं कि 1991 रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए। ये क्यों हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि इससे देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक कॉन्करर के रोल पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को देश पर थोप रहे हैं। अपने ही देश में पीएम कॉन्करर कैसे हो गए? के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अपने ही देश में पीएम कॉन्करर कैसे हो गए? अगर सर्वोच्च अदालत का फैसला है और वहां पीएम जा रहे हैं, वहां पर जाएंगे। आप बाबर को कॉन्करर ना कहकर नरेंद्र मोदी को कॉन्करर क्यों कह रहे हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर बहैसियत प्राइम मिनिस्टर बन के जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे बल्कि कॉन्करर बन के जाएंगे। इसलिए कि वो बता रहे हैं उन लोगों को जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजीज को नहीं मानते कि देखो हमने कॉन्कर कर लिया, हमने कब्जा कर लिया, हमने कामयाबी हासिल कर ली। यही तो पैगाम जाएगा ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि मैं उसको मान लूं। सुप्रीम कोर्ट कब्जा थोड़ी कराता है जमीन पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमीन पर कब्जा थोड़ी कराता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यकीनन एपेक्स कोर्ट है, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। मगर प्रधानमंत्री अगर वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो यकीनन बहैसियत कॉन्करर बन के जाएंगे। वो पैगाम देंगे उन तमाम मुसलमानों को जो इस देश के अव्वल दर्जे के शहरी हैं। वो पैगाम देंगे उस देश के उन तमाम हिंदुओं को जो आज भी इस देश के सेकुलरिज्म को, गांधी के और अंबेडकर के पैगाम को मानते हैं कि देखो जो चीज हमने 1989 में शुरू की थी आज हमने उसको कामयाबी हासिल कर ली। यही एक तल्ख रियलिटी होगी, यही एक पैगाम पूरे देश को जाएगा। सर यही दिक्कत है क्या आपकी कि नरेंद्र मोदी की वो छवि जो है वो और भी बड़ी होगी, वो बीजेपी को और भी इससे फायदा होगा? नहीं, मेरी परेशानी संविधान है मैडम, मैं संविधान को बचाना चाह रहा हूं। मेरी परेशानी संविधान से, जिस तरीके से देश चल रहा है ना, तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 92 में जो हुआ वो तमाम ने देखा, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो गया, क्या क्या चीजें नहीं हुई है। इसीलिए मुझे संविधान की फिक्र है, मुझे संविधान की हिफाजत करना है। जब मैं बहैसियत एमपी संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओत लेता हूं तो मुझे जरूरी है कि मैं संविधान की हिफाजत करने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बोल रहा हूं तो बोलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं बोलता है तो वो उनका जमीर उनको अगर गवारा करता है तो वो जाने, मगर मेरा जमीर मुझको गवारा नहीं करता कि मैं खामोश बैठा रहूं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरी आवाज को तायीद करेगा। वो सामने आकर नहीं कहेगा मगर दिल ही दिल में वो जानते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है वो सच कह रहा है। सर आपने वैसे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया था हमें, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो सांसद है सुधांशु त्रिवेदी जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। उनकी एक बात का आप जवाब दे दीजिएगा। फिर मैडम मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मुझे जिलहज का रोजे रख रहा हूं, मुझे रोजा खोलना है, इसलिए बेहद माफी चाहता हूं। मैं सुधांशु जी बड़े काबिल, बल्कि बीजेपी में एक ही काबिल पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने कई मरतबा उनसे डिबेट किया, मगर मैं आपसे माजरत चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूं, बल्कि पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मुझे 6:20 को जाने दीजिए क्योंकि मुझे रोजा है, रोजा खोलना है, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूं। फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम पे सुधांशु जी से जरूर डिबेट होगी, बहस होगी। ठीक है। एक सवाल मेरा है जो जाने से पहले आपके, और सुधांशु जी की बात बाद में होगी, मैं लूंगी सर आपसे। सर आप कहते हैं कि मैं देश की संसद में अल्लाह के नाम पर अपना ओथ लेता हूं। आप अपने फेथ को, अपने आस्था को देश की सबसे बड़ी जगह, जो पावर हाउस है, संसद है इस देश की, वहां पर आप ला सकते हैं। वो कम्युनल नहीं होता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अयोध्या चले जाए राम मंदिर के लिए तो वो कम्युनल हो जाता है। ये कितने लोग स्वीकारेंगे? मैडम बहुत आसान जवाब है इसका। क्या असदुद्दीन ओवैसी दीन इस्लाम को किसी पर मुसल्लत कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि यही मेजॉरिटेरियन सही रिलीजन है, इसको मानना पड़ेगा? क्या मैंने ऐसा क्या नहीं किया? मैंने अगर अल्लाह के नाम पर पार्लियामेंट में बहसत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लिया क्योंकि लॉ में इजाजत है उसकी। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरा बिलीफ सबसे बड़ा है और मैं उस बिलीफ को सब पर मुसल्लत करूंगा, इंपोज करूंगा। सर उन्होंने एक बयान नहीं दिया अभी तक अयोध्या पर, एक बयान नहीं दिया है।
सुनिए मैं आपकी मेमोरी को ताजा कर देता हूं। 2014 में मैं पार्लियामेंट में बैठा था, प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री पहली स्पीच देते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहते हैं कि 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली है। बताइए मैं क्या सोचूं? मुझे तो मालूम है कि 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी थी, 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली। वो देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के संविधान पर ओथ लेकर आता है, ये जुमला का। अब आप बताइए प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री कोई मिठाई बांट रहे थे? प्रधानमंत्री सरेआम कह रहे थे कि अब यहां से हम अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सबसे बड़ा समझते हैं और इसको इंपोज करेंगे सब पर। ये एक मिसाल दे रहा हूं आपसे। मैडम मुझे इजाजत दीजिए। एक सवाल नहीं सर, मैं इजाजत दे रही हूं। एक सवाल आपके सवाल से आ गया है। आप मुगलों को आक्रांता नहीं मानते, आप नहीं मानते कि वो इन्वेडर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान में जो कुछ किया वो लूटपाट से लेकर हर चीज, ऐसा नहीं है। ये इतिहास है कि कई उनमें से ऐसे मुगल राजा थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को स्वीकारा, लेकिन ऐसा भी इतिहास है कि उनमें से कई आक्रांता थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। उस इतिहास पर आप आंख मूंद लेना चाहते हैं ओवैसी जी? मैडम मैं आपको जो है ना, जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई थी, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर एक तोहफे के तौर पर आपको दूंगा मैं। और उसमें आप देखिए कि उसमें हर एक का पीरियड लिखा हुआ है। जो संविधान बनाने वाले थे, जो हमारे और आपसे ज्यादा अक्लमंद थे, होशियार थे, वो लिखते हैं। और तकलीफ फिर किसकी होती है? यकीनन हर किंगडम में अच्छे और बुरे लोग थे और रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बुद्धिस्ट की किताब पढ़ेंगे तो बुद्धिस्ट लिखते हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियन के, उनके बौद्ध के मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी इबादत गाहों कौन तोड़े? जैन की इमारतों को तोड़ा गया। मैडम मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जो लोग इस तरह का सवाल आपके जरिए से मुझसे कर रहे हैं, भाई साहब 1947 में इस देश को आजादी मिली, इस देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया और हमने अपने आप को एक संविधान दिया जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया। और वो संविधान किसी मजहब को नहीं मानता, वो संविधान तमाम मजहब को सेलिब्रेट करता है। अगर तारीख में आप जाना चाहेंगे तो यकीनन सबने बुरा किया। अब तो ताजमहल को मंदिर कह रहे हैं। बताइए अंजना उनका शक आप क्या कहेंगे उसके बारे में? इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये शुरुआत है, जैसा कि शायर ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सदा पाई। चलिए ठीक है, जिस दिन लाइव प्रसारण होगा खोट पा निकालने के लिए सही लाइव प्रसारण देखिएगा। अब मैडम हम तो एक तकलीफ के साथ देखेंगे कि उस जगह पर हमारी 400 साल तक मस्जिद थी, वहां पर कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देख लीजिए। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, देश से वादा कर रहा हूं कि जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा, ये बोलता रहेगा कि वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। और बीजेपी और संघ परिवार ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या 5 अगस्त का फंक्शन होता? ये हम कहते रहेंगे, ये हमारा जमहूरिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर प्रियंका वाड्रा ने इतनी शिद्दत से प्रभु राम के लिए अच्छा सा ट्वीट किया, आप उनकी राम साधना क्यों भंग करना चाहते हैं ओवैसी जी? नहीं मैं कहां भंग कर रहा हूं। मैं तो उनसे ये कहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि आपने हमेशा से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खामोशी से उसकी तायीद की। अब आपका ये जो इश्क था, ये पुराना इश्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस इश्क का खुलेआम इकरार कर लीजिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या। खुलकर कह दीजिए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानती है, शुरू से मानती आई थी, अब हम खुल के मान रहे हैं। तो इसमें ये चिलमन के पीछे से छुपकर इश्क करने की क्या जरूरत है? आप खुलकर कह दीजिए। बल्कि आज का उनका ये ट्वीट और बयान तमाम भारत के उन तमाम लोगों की आंखों से पर्दा उठाता है जो असदुद्दीन ओवैसी पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते थे, बी टीम। अरे भैया, ये शुरू से यही लोग टीम है, यही टीम हिंदुत्व रही है और इन्हीं की वजह से इस देश में पूरे मसाइल पैदा हुए। बल्कि मैं फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस के उस मोहतरमा से अपील करूंगा कि मोहतरमा आप खुलकर कह दीजिए ना, क्यों छुप कर कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को मानते आए हैं और मानते रहेंगे, यही आपकी आइडियोलॉजी रही। आप दिल्ली में एक बात बोलते हैं, स्टेट में आपका लीडर एक बात करता है। चलिए बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुलकर देश को बता दिया। अब भारत के जो लोग सेकुलरिज्म पर यकीन आज भी रखते हैं, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। अब उनको तय करना पड़ेगा कि टीम हिंदुत्व का साथ देंगे या टीम इंडिया का साथ देंगे जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। कई सारे बड़े मकाम और महत्वपूर्ण मकाम इस पूरे मामले में आए। जब सबसे पहले राम चबूतरे पर राम की मूर्ति रख दी गई थी, प्रभु राम की, उसके बाद दिल्ली तक खबर गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीवी पंत को कहा कि आप यथास्थिति बहाल कराइए। डीएम ने फिर इससे इनकार किया, कहा कानूनी रूप से मामला हो। तो शुरू से चाहे वो नेहरू हो या फिर उसके बाद राजीव गांधी, उन्होंने तो यही कोशिश की कि वहां पर
कोई भी विवाद पैदा ना हो, तो फिर आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं ओवैसी जी? मैडम, सबसे पहली पॉइंट कि मैं आपकी हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस वहां पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी। कांग्रेस खुलकर मिली हुई थी और मिली हुई है। नंबर 1 पॉइंट, वो राम चबूतरा बाबरी मस्जिद के बाहर था मैडम, अंदर मस्जिद के अंदर 22-23 दिसंबर की रात में चोरों की तरह वहां पर मेंबर रसूल पर मूर्तियां रखी गई। पंडित नेहरू अगर जीपी पंत को सख्ती से कह देते पैसे थे देश के प्रधानमंत्री के निकालो, उसको निकाल के साफ करो, और जिसकी मस्जिद है उनके हवाले करो, उन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक खत लिखकर खामोश हो गए। और जीबी पंत के नायर को कह सकते थे चीफ मिनिस्टर, क्या कोई कलेक्टर चीफ मिनिस्टर की बात को इनकार कर सकता है? मैडम, मुझे समझाइए। अरे उन्होंने कहा कि कानूनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की डीएम के नायर ने कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, तनावपूर्ण स्थिति है, खून खराबा हो सकता है। ऐसा है ना मैडम कि जब मस्जिद की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। यही भारत की अब तक जो तारीख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला सिर्फ मुसलमान और मस्जिद से पैदा होता है। मगर आप ये बात भूल रही हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि के नायर ने जनसंघ का टिकट लेकर एमपी बन गए। क्या 86 में ताले खोले गए, क्या वो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था बगैर मुसलमानों को सुने? क्या 86 में जब ताले खोले गए तो कौन था चीफ मिनिस्टर? कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह थे। कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे। जब वहां पर 1989 में शिलान्यास की सेरेमनी हुई, पत्थर रखा गया मंदिर के निर्माण के लिए, तो क्यों राजीव गांधी ने बूटा सिंह को भिजाया एज ए होम मिनिस्टर? क्या एनडी तिवारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव 48 घंटे तक पूजा कर रहे थे? आपकी दो बातों नहीं रोक सकते थे बाबरी मस्जिद को? दो बातों पर सर काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपकी दो बातों पर काउंटर आर्ग्यूमेंट। एक तो आपने कहा कि जब मस्जिद के बारे में बात होती है तभी लॉ एंड ऑर्डर और सिचुएशन खराब होती है, खून खराबा होता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, सबसे पहले 30 अक्टूबर 1990 मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों पर फायरिंग का आदेश दे दिया, तो वो किसके खिलाफ था सर? और फिर आपके नियम से तो मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े नेता बन गए, माइनॉरिटीज के सबसे बड़े हितैषी बन गए, जो उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया कार सेवकों पर। मैडम आप भूल रहे हैं कि मुलायम सिंह ने भी हमारी अपनी सियासी रोटी हमारे खून पर सेकी है। मुलायम सिंह ने अगर फायरिंग का ऑर्डर दिया तो उनको जवाब देना है। मुलायम सिंह की यह भी गलती है, मैं बता रहा हूं आपको, कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया, दोबारा मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने, तो मुलायम सिंह सोते रहे। उस केस को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना था, क्रिमिनल केस का। मुलायम सिंह नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने, जारी नहीं किए। मुलायम सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर बने, वो मुंबई में फसाद हुआ, तो श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि मुलायम सिंह जी हमको मिलिट्री के मूवमेंट्स दीजिए, तो मुलायम सिंह इनकार कर दिए। मैडम, जितने हमारे मसीहा बने, जितनों को हमने वोट दिया, जितनों को हमने हमारा हमदर्द समझा, अपना सेवियर समझा, उन्होंने हमारे जिस्म पर इतने खंजर मारे कि हमारे जिस्म पर कोई निशान बाकी नहीं है। उन्होंने तो मुलायम सिंह यादव ने तो सर कल्याण सिंह से भी हाथ मिला लिया था। मुलायम सिंह यादव ने तो बाद में कल्याण सिंह से हाथ भी मिला लिया था और तब बैठकर अफसोस जाहिर कर रहे थे कार सेवकों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। कल्याण सिंह 2009 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने कल्याण सिंह से इत्तेहाद किया, उनके बेटे को सीटें दी, इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल सही आपकी बात। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जहां पर मस्जिद की बात आएगी, जहां पर मुसलमानों की बात आ गई, तो हमेशा यह देखा जाता है कि भाई बड़ी कम्युनिटी का वोट तो नहीं, कहां नुकसान नहीं हो जाएगा। और मुसलमानों को डरा डरा कर यह वोट लिया गया, कांग्रेस, मुलायम सिंह हो, बीएसपी हो, सब पार्टियों ने, एनसीपी ने, कि हम तुम्हारे सेवियर हैं, मगर कुछ नहीं किया, धोखा दिया। हमेशा हमको गरीबी और मुफलिसी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया, फसादात हमको तोहफे दिए। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश, मुजफ्फरनगर का राइड भी तो उनके जमाने में हुआ? क्या किया अखिलेश? 50,000 मुसलमान अपने घर से बेघर हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हमारी तकलीफ है, यही तो हमारा गुस्सा है, जिसको दुनिया को समझने की जरूरत है। तो अब आप अनडिस्प्यूटेड लीडर बन रहे हैं माइनॉरिटीज के इस देश में, क्योंकि अब तो सभी लोग खुलकर, उधर देखिए आप कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ट्वीट करके प्रभु राम को याद कर रही हैं, तमाम ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो खुलकर प्रभु राम को, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि वो जगह खाली है माइनॉरिटीज के एक ही नेता देश में, और वो है असदुद्दीन ओवैसी जी। मैडम आप प्लीज, आप मुझसे नाइंसाफी कर रही हैं। आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, बेहतरीन एंकर, मैं आपको मानता आया हूं, मगर आपने हमेशा मुझसे सवाल किया। मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैं एक लकीर का फकीर हूं, मैं मुसलमानों का लीडर ना हूं, ना कभी बनूंगा, ना कभी, मेरी सोच में भी नहीं है। मेरा एक ही लड़ाई है कि भाई संविधान में जो उसूल है,
जो राइट्स हैं उसको इंप्लीमेंट करो। जिसको मुसलमानों ने अपना मसीहा समझा, चाहे वो लेट राजीव गांधी हो, वो आपके नरसिम्हा राव मनूस हो, या फिर आपके तमाम रीजनल पार्टीज हो, एक बता दीजिए ना क्या किया आपने, क्या किया मुसलमानों के लिए। अगर आज भारत में इंडिया का मुसलमान पढ़ लिख रहा है, अपनी जिंदगी अपने घर में चिराग जला रहा है, तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने कुछ नहीं किया, धोखा दिया, डरा डरा कर हमारे वोट हासिल किए। यकीनन मैं फिर से कह रहा हूं, जो काम कांग्रेस ने शुरू किया उसको बीजेपी ने मुकम्मल किया। बल्कि मैं प्रधानमंत्री से आज भी कह रहा हूं कि आप मत जाइए बहैसियत प्रधानमंत्री, अगर आप जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं देश के आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। मगर नरेंद्र मोदी को अपने साथ कांग्रेस के तमाम लीडर्स को लेकर जाइए। जिस तरह राहुल गांधी ने आकर आपसे गले मिले थे पार्लियामेंट में, प्लीज आप राम और श्याम की जोड़ी बनकर जाइए ना, जाइए सारी दुनिया को दिखा दीजिए। हम भी बेचैन और बेताब हैं कि आपकी राम और श्याम की जोड़ी को देखेंगे, पूरा देश देखेगा। अरे ट्वीट क्यों करते हैं, 20 किलो का आप कमलनाथ भिजाते हैं। मैडम यही वो कमलनाथ है कि 84 के सिखों के राइट्स में इसका क्वेश्चनेबल रोल रहा है। क्या नरसिम्हा राव की आज बड़ी तारीफ करते हैं? क्या नरसिम्हा राव 48 घंटे तक गायब थे जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही? नरसिम्हा राव गायब थे जब सिखों को दिल्ली की सड़कों पर उनका खून बहाया जा रहा था। यह कांग्रेस की हिस्ट्री है जिसको देश को समझने की जरूरत है। और आज अगर मोदी पावर में है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। 2004 से 14 तक आपने क्या किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।